हरियाणा में कोरोना वायरस के प्रतिदिन सामने आने वाले नए मामलों में कमी जरूर आई है। पिछले 24 घंटों में 7,774 मामले सामने आए। वहीं रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हुआ। लेकिन सवाल यह कि आखिर कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की भी एंट्री हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित करते हुए विनियम 2021 भी लागू कर दिया। ऐसे में प्रदेश में सरकार, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन की तैयारियां कितनी हैं? जिन व्यवस्थाओं के दम पर सरकार और प्रशासन दावे कर रहा है, क्या वो व्यवस्थाएं और क्या वो तैयारियां सुनिश्चित हैं और क्या वो पूरी हैं इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए? इन तमाम सवालों पर होगी बहस। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल पंचायत। तो आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के जो आंकड़े हैं वो गिर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई सवाल प्रदेश सरकार पर उठाए। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जो प्रदेश सरकार है वो कोरोना के मरीजों के आंकड़े छिपा रही है। ऐसे में कई और सवाल भी है, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस मसले पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सीधे जुड़ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। सर, क्योंकि आज जो डिबेट है, सवाल यही है कि प्रदेश में, हरियाणा में कोरोना के आंकड़े तो गिर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। और आपने भी एक चिट्ठी सीएम को लिखी है। चिट्ठी निजी अस्पतालों से जुड़ी हुई है। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मैं समझता हूं कि आज इस कोविड काल के अंदर जी, जब सारा देश कोविड की लड़ाई लड़ रहा है, जो सरकार पूरी तरह से इस कोविड को ख़त्म करने के लिए दिल जान से काम कर रही है। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात एक करके इस कोरोना को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जी। वहीं कुछ, मैं कहूँगा कि कुछ लोग, चाहे वो एक या दो हैं, वो मानवता के दुश्मन जो इस संकट काल के अंदर, जो इस आपदा काल के अंदर भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मरीज बीमारी से भी ग्रस्त है, उसके परिवार के लोग जो बीमारी से वो दुखी हैं, लेकिन हॉस्पिटल की जो कुछ लोग हैं वो जिस प्रकार से गरीब लोगों का, पीड़ित लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर नकेल लगनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और ताकि एक मैसेज आए पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को, जो गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो कोविड के पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा कि इस प्रकार के यहाँ पर जो उनका, जो पूरे प्रदेश के अंदर एक रैंडम जो है ऑडिट होना चाहिए कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने रेट तय किए हैं, उन सरकारी रेटों से फालतू जो जहां पर चार्जिंग हो रही है, जिस प्रकार से बिल वसूल किए जा रहे हैं, मैंने यहां पर एक निजी हॉस्पिटल के यहां पर खुद जाकर के वहां चेकिंग करवाई थी
और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो बिल उन्होंने पहले 7,59,000 का दिया था, वो चेक करने के पश्चात, ऑडिट करने के पश्चात 2,90,000 का हुआ जी। इस प्रकार की जो घटनाएं, इससे जो हमारा पीड़ित है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए जो ऐसे कालाबाजारी करते हैं, चाहे वो इंजेक्शंस को लेकर के हैं या चाहे वो किसी ऑक्सीजन की गैस को लेकर के हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जी। ज्ञानचंद गुप्ता साहब, जैसा आपने कहा कि एक निजी अस्पताल की जांच करवाई गई और जो बिल उसमें निकलकर सामने आया वो चौंकाने वाला था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पर, इस तरह के निजी अस्पताल और उनके संचालकों पर किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन सवाल ये भी है, सरकार जब ये बात कह चुकी है, सरकारी और साथ साथ जो निजी अस्पताल हैं उनके रेट तय कर दिए गए हैं कोविड काल में, साथ ही ये भी कहा गया था कि ऐसे अस्पतालों के जो लाइसेंस है वो रद्द किए जाएंगे। तो इन तमाम कार्रवाइयों को कैसे सरकार सुनिश्चित करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि अगर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी लागू की गई है तो क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी या फिर प्रशासनिक तौर पर एक मॉनिटरिंग लेयर बिठाई गई है ताकि इन तमाम नियम कायदे कानूनों का पालन ठीक ढंग से हो पाए? ये बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश स्तर के ऊपर भी। जी। हेलो जी ज्ञानचंद गुप्ता साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? आप रखिए अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर पर कोई ना कोई मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होना चाहिए और जिला स्तर के ऊपर भी, क्योंकि जिला स्तर के ऊपर जो हमने यहाँ पर पंचकूला के अंदर जो मॉनिटरिंग कमेटी गठित की है, उसमें 3 डॉक्टर्स लिए हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक यहाँ पर अधिकारी हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन DTC हैं। ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई है जिसने ये सारी ऑडिट करने के पश्चात रिपोर्ट दी है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार को ये बड़ी एक सोची समझी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बिल भी बड़े इन्फ्लेटेड बिल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जी। इसी प्रकार से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योर्ड, जो उनके पास पेशेंट आते हैं, उनको इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने पैसे पल्ले से नहीं देने जी। लेकिन सरकार को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा चूना, बड़ा भारी चूना सरकार के जो लोगों के खून पसीने की कमाई है, गाढ़े पसीने की कमाई है, उसको कुछ लोग ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सर, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि देखिए, आप हरियाणा सरकार का एक अहम हिस्सा हैं। आपने आज चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है, तो कब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, मैंने कल ही हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी से भी बात की थी जी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कंप्लेंट आ जाए तो मैं कंप्लेंट आने के पश्चात उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करूंगा जी। तो वो मैंने कंप्लेंट भी साथ में भेज दी है, कंप्लेंट के साथ जो बिल्स हैं वो भी साथ में भेज दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनिल विज जी उसके ऊपर निश्चित तौर पर जो उसका संज्ञान लेंगे और दोषी जो भी हैं उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी। ज्ञानचंद गुप्ता साहब, क्योंकि देखिए, अब कोरोना की जो स्थिति प्रदेश में बनी थी, हालांकि आंकड़े कम हुए, लेकिन एक बड़ी चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में प्रदेश में सामने आई है। कई मामले ब्लैक फंगस के प्रदेश में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ऐसे में तैयारियां सरकार की कितनी है इन चुनौतियों से निपटने के लिए? देखिए, सरकार ने बहुत समय रहते इसका संज्ञान लिया है और अलग से जो वार्ड्स हैं इसके लिए भी अभी से बनाना शुरू किए हैं। लगभग 165 केस जो पूरे प्रदेश के अंदर जो मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जाना है, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे आए हैं। लेकिन इन सभी केसेस को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज भी शुरू किया है और आगे ये जो ब्लैक फंगस है इसको रोकने के उपाय भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता साहब जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें यह साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो
विधानसभा बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष आपका, बहुत। ज्ञानचंद गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उस चिट्ठी में साफ तौर पर ऐसे अस्पताल संचालकों, ऐसे निजी अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है जो ओवररेट मरीजों से ओवररेट चार्ज करते थे। तो डिबेट हमारी आज यही है कि क्या प्रदेश में जो तैयारियां हैं कोविड से निपटने के लिए, क्योंकि आगे एक चुनौती ब्लैक फंगस को लेकर भी है, तो क्या वो तैयारियां मुकम्मल हैं? क्या उन तैयारियों के दम पर कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस जैसी चुनौती से भी निपटा जा सकता है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए पैनल में जुड़ रहे हैं। रंजीता मेहता बीजेपी प्रवक्ता हैं, ओम प्रकाश डाबला प्रवक्ता कांग्रेस और दीप कमल सहारण जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजीता मेहता जी, आपसे ही शुरू करूंगा। फिलहाल कोविड काल का क्या कुछ हाल रहा, हम सब ने देखा, आंकड़े आज जरूर गिले, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती प्रदेश में सामने आई कोरोना के साथ साथ वो है ब्लैक फंगस। इसके कई मामले प्रदेश में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है। चौटाला साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं। अपनी भूमिका निभा रहा है। निश्चित तौर पे जो ब्लैक फंगस है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, जिसके चलते बड़े ही जल्दी इसका संज्ञान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट जो एसीएस है उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके उन्होंने जितने भी हमारे गांव है, हमारे गांव है, उनके लिए बाकायदा 500 कमेटियों की कर ली गई है और हर कमेटी में 4 सदस्य रखे गए हैं जो बारीकी से मॉनिटरिंग करेंगे और गाँव-गाँव में कि कोई आदमी ब्लैक फंगस से ग्रस्त है कि नहीं है। अभी प्रदेश के अंदर टोटल 115 मामले हैं। चलते हमने हर पहले जितने भी हॉस्पिटल कोविड के चलते रन हो रहे थे उसके अंदर हर वार्ड के अंदर 20 बेड जो है इसके ऑलरेडी आरक्षित कर दिए हैं ताकि किसी को भी किसी भी चीज की इलाज की कमी महसूस ना हो। और जहां तक इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन की बात है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक कमेटी बना दी गई है ताकि उसकी ब्लैक मार्क और जो सही इंसान है जिसको उसकी वाकई ही जरूरत है उस तक वो इंजेक्शन पहुंच सके। तो सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से सचेत है, किसी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। और हम के माध्यम से सभी गांव वालों को यही आग्रह करते हैं कि आप सरकार का सहयोग करें, सरकार के साथ मिलकर चले। इसी बीच में जब खबरें मिलती है कि चलिए वापस लौटूंगा रंजीता मेहता जी आपके पास। ओम प्रकाश डाबला जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आंकड़े छुपा रही है सरकार कोरोना के और तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको लगता है क्या प्रदेश में मुकम्मल तैयारी है कोरोना और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए? ओम प्रकाश जी देखिए, हमारी सरकार के जो बीजेपी की सरकार है इसको हमारी पार्टी के नेताओं ने पहले ही बार बार इनको चेताया था कि प्रदेश के अंदर जो ब्लैक फंगस है उसकी बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, आप इसके इंतजाम करिए। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस नींद में सोती रही और लगातार ये फंगस के मामले बढ़ते रहे। आज तक इनके पास कोई ऐसा इंजेक्शन भी नहीं कहीं से उपलब्ध कराया है कि लोगों को समय पर इंजेक्शन मिल सके। और दूसरी तरफ जो गाँव के अंदर जो केस मौतों का है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार के पास कोई पक्का इतना सबूत नहीं है कि हर गांव के अंदर कितनी मौतें हो चुकी है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है हमारी पार्टी का कि ये गांव में सर्वे करा करके और मौतों को आंकड़ा सही लोगों के सामने पेश करे और उसको अपलोड भी करे ताकि लोगों को पता चल सके कि इतने लोग इस बीमारी महामारी में लेकिन ओम प्रकाश जी कोई आधार होगा जब हुड्डा साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़े सरकार छुपा रही है, किसी आधार पर ही उन्होंने ये आरोप लगाया होगा? जी, हमारी पार्टी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी अपने लेवल पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ये सर्वे कराया है कि हर गांव में कितनी मौतें इससे हो चुकी और ये आंकड़े हमारी पार्टी के अध्यक्ष के पास भी पहुंच चुके हैं और जल्दी ही इनको वो सार्वजनिक भी करेगी। इसलिए हमारी सरकार से भी विनती है कि वो भी गांव स्तर पे जाकर के इसको सही सर्वे लोगों के सामने पेश करें ताकि इसके बारे में और ज्यादा कुछ उपाय कर सके। और जो आगे भी कोरोना की तीसरी लहर आने की जो चेतावनी साइंटिस्ट दे रहे हैं उससे भी उसकी तैयारियों को लेकर भी हम और ज्यादा अच्छे इंतजाम कर सके। तो हुड्डा गुट से किसी को बिठाइए
जिस दिन आपने शैलजा जी के बारे में पूछना तो शैलजा जी की तरफ से किसी को बिठाइए। चलिए वापस यहाँ लौटूंगा पे एक रंजिता का जी, जवाब जवाब दूसरा आपसे नहीं लूंगा, दे लेकिन एक सकता, बार दीपकमल सहारण एक साहब का को भी जवाब डिबेट में दूसरा शामिल नहीं कर दे लेता सकता हूं। यहाँ पर। दीपकमल सहारण साहब, क्योंकि ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, किरण चौधरी ने इंटरनल सर्वे कराया और उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई आंकड़े सरकार छिपा रही है, तैयार नहीं थी सरकार। ऐसी स्थिति में क्या आंकड़े छिपाने की जरूरत पड़ रही है? किरण चौधरी जी ऐसी बात कह रही है, ये तो और भी अफसोस की बात है, जी क्योंकि उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो तो दिल्ली की विधानसभा की भी डिप्टी स्पीकर रही हैं, तो वो कम से कम तथ्यों पर बात करें। तो इस तरीके से हवा में कुछ भी कह देना तो ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक निराशा की स्थिति में है और वही स्थिति वो हरियाणा में और बाकी जगह फैलाने की कोशिश कर रही है। जी अब सारे देश में चर्चा है कि उनकी जो सारी उम्मीदें हैं किसी टूल किट के भरोसे हैं कि उसके सहारे वो देश में नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करें और कांग्रेस की वापसी करवाएं पूरे देश में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज जैसा हाल है वैसा ही रहेगा। अलग अलग गुटों में ये बटी हुई पार्टी अपने अंदर के जो द्वंद्व है उन्हीं से नहीं निपट पा रही है, दूसरी पार्टियों से तो क्या निपटेगी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक ऐसी स्थिति जब बहुत बड़ा महामारी का संकट देश पर है, वैसे में एक पार्टी हर चीज में ये देखे कि कैसे उनको राजनीतिक फायदा मिल सकता है और कैसे वो उनकी जो विपक्षी पार्टी है जो सरकार में है उसमें कमियां बता सकती हैं। लोगों को मोटिवेट करने, जागरूक करने का कोई लेकिन दीपकमल साहब, आप जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है क्योंकि प्रदेश की जनता ये उम्मीद लगाती है जब सरकारी पैनल से सवाल पूछे जाएं तो वो ये उम्मीद करती है कि ब्लैक फंगस, क्योंकि कोरोना की स्थिति हम सबने देखी, कि अब ये जो चुनौतियां हैं कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से निपटने की, इनको लेकर क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां जैसे जैसे जो चुनौती सामने आ रही है भविष्य उसके साथ ही की जा रही है और मेरे ख्याल से हरियाणा देश के पहले राज्यों में है जिन्होंने ब्लैक फंगस के लिए हर एक मेडिकल कॉलेज में 20 बेड फिक्स कर दिए हैं। जी हरियाणा में जितने मेडिकल कॉलेज है सब जगह 20 बेड जो है इस बीमारी के इलाज के लिए फिक्स कर दिए गए हैं और सभी जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनको ये कहा गया है कि ब्लैक फंगस का कोई भी केस उनके यहाँ आता है जी तो उसको नजदीकी मेडिकल कॉलेज में तुरंत रेफर करें। चलिए, ये इससे मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी हमें कोई तैयारियों में या सरकार के रिस्पॉन्स में कोई कमी दिखती है। लेकिन जैसी हमारी देश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जनसंख्या जितनी ज्यादा है जी उसके हिसाब से चुनौतियां पहले भी थी, हमेशा रही हैं। बिल्कुल। और ये तो फिर देश के आजाद होने के बाद से सभी लोगों की जिम्मेदारी थी कि ऐसे। चलिए, एक आखिरी सवाल, आज मेरे पास डिबेट में थोड़ा वक्त कम है। रंजिता जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये लूंगा मैं, क्योंकि देखिए कोरोना में जो स्थिति हुई उस पर आज खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि निजी अस्पतालों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको फॉलो नहीं किया कुछ अस्पतालों ने, ओवरचार्ज किया मरीजों से, उनके परिजनों से, तीमारदारों से, उसको लेकर आज चिट्ठी लिखी गई। मेरा सवाल ये, गाइडलाइंस बनने के बाद भी, नियम बनने के बाद भी अगर वो मॉनिटर नहीं हो पा रहे, वो ठीक से फॉलो नहीं हो पा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि जो आगे चुनौतियां हैं उन पर यह सरकार, ये व्यवस्था, ये सिस्टम खरा उतरेगा? देखिए, भविष्य ये इकलौती ऐसी सरकार है जो अगर अपनी ही सरकार के चलते कोई धांधली करता है उसको उजागर भी करती है, उसको उजागर कर उसको सलाखों के पीछे करने का काम भी करती है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हर चीज का रेट फाइनल कर दिया था, उसके बावजूद जब हमारे पास हमारे संज्ञान में ये शिकायत आई तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर वहां पर बकायदा हॉस्पिटल के अंदर रेड की गई, वहां पे ऑडिटिंग करवाई गई और बकायदा इस चीज को पकड़ा गया। इसी को कहते हैं कि तुरंत रूप से हम संज्ञान भी लेते हैं और तुरंत रूप से उसकी कार्रवाई भी करते हैं। आज ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जब बारे में उनके पास 2 शिकायतें आई, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों। चलिए, मुझे आपको रंजिता जी यहाँ रोकना पड़ेगा और बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपकमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ओम प्रकाश डाबला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना अपना पक्ष इस डिबेट पे रखने के लिए। तो फिलहाल सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन चुनौतियां कई सामने खड़ी हैं। चुनौतियों से आगे कैसे सरकार निपटेगी, कैसे सिस्टम जनता का साथ देगा, ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।